चलो भाई, सबसे पहले आज मैं आपसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर डिस्कस करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें ऑटो ट्रांसफॉर्मर में याद रखनी है, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एकदम बेसिक से लेके लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग को टारगेटेड रख के पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग मेरा मेन एम रहेगा। अब देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है मेरे भाई, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जहां प्राइमरी और सेकेंडरी पूरी तरीके से अलग नहीं होती है। यहां प्राइमरी और सेकेंडरी का कुछ ना कुछ पार्ट आपका कॉमन होता है, यानी कुछ ना कुछ टर्न्स ऐसे हैं जो प्राइमरी में भी होंगे और वही टर्न्स आपके सेकेंडरी में भी होंगे। तो द टू वाइंडिंग्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। अब अगर सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स हुए तो इट इज स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स हुए तो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर ना कुछ ऐसा दिखता है, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर ये बड़ा सा डायल दिख रहा है। ठीक है, ये जो बड़ा सा डायल दिख रहा है मेरे भाई, इसको घुमा के ना आप क्या कर सकते हो, आप टैप की पोजीशन बदल सकते हो, जिससे आपका क्या है टर्न्स रेशियो चेंज हो जाएगा। टर्न्स रेशियो चेंज हो गया तो आपका वोल्टेज भी बदल जाएगा। तो वोल्टेज को कंट्रोल इस डायल की मदद से किया जाता है और ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, अब इसके अलावा देखो पहले मैं शुरू कर रहा हूं स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, सारी एसेंशियल चीजें आपको बताने वाला हूं, एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं। देखो सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, ज्यादा टर्न्स किस पे हैं, V1 पे हैं, और कम टर्न्स किस साइड पे हैं, V2 की साइड पे हैं। तो मैं कहता हूं ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज V1 by V2 विच इज एक्चुअली N1 by N2। ठीक है, N1 का मतलब है ये पूरे टर्न्स और N2 का मतलब है छोटे वाले टर्न्स। ठीक है, तो यहां कितने टर्न्स होंगे मेरे भाई, यहां होंगे, सॉरी ये तो N2 है ना, यहां कितने टर्न्स होंगे, N1 माइनस N2। ठीक है, ये आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। इसमें ध्यान से देखोगे तो ये जो CB वाला पार्ट है, दैट CB पोर्शन इज कॉमन बिटवीन द प्राइमरी साइड एंड द सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो ये जो AC वाली वाइंडिंग है ना, ये जो AC वाली वाइंडिंग है मेरे भाई, आप इसको कहते हो सीरीज वाइंडिंग। क्या कहते हो, सीरीज वाइंडिंग। और ये जो CB वाली वाइंडिंग है, आप इसको कहते हैं कॉमन वाइंडिंग। कॉमन वाइंडिंग, ठीक है, सीरीज वाइंडिंग और कॉमन वाइंडिंग। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर को आप देख सकते हो एज अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। कैसे सर, टू वाइंडिंग का मतलब है जो आपका कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर होता है, जिसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसी तरीके से इसको भी विजुअलाइज कर सकते हो। तो देखो कैसे करोगे, आप यहां पे क्या मान लो कि जो AC है ये है प्राइमरी और ये जो CB है ये है सेकेंडरी, यानी सीरीज वाइंडिंग और कॉमन वाइंडिंग को मिलाकर के, सीरीज वाइंडिंग और कॉमन वाइंडिंग को मिलाकर के मैंने बना दिया एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पे क्या करेंगे, देखो हम ये बोलेंगे कि जैसे I1 एक में करंट फ्लो कर रहा है, देखना ध्यान देना, I1 उसमें टर्न्स कितने हैं, N1 माइनस N2, दूसरे में फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2 और उसमें टर्न्स कितने हैं, N2। ध्यान देना, तो N1 I1 माइनस N2 I1, ठीक है, माइनस N2 I1 इक्वल टू ये वाला जो करंट है I2 माइनस I1 होगा। KCL से अगर देखोगे ना तो I2 माइनस I1 होगा, ये यहां पे फिगर में गलत मेंशन्ड है, I1 माइनस I2, तो N2 I2 माइनस N2 I1। अब देखो ये N2 I1 कट गया ना मेरे भाई, तो इसका मतलब है N1 I1 इज एक्चुअली इक्वल टू N2 I2। क्या हुआ फिर, क्या हुआ मेरे भाई, देखो वही आ गया ना टू वाइंडिंग वाला रिलेशन,
यही आ गया ना टू वाइंडिंग वाला। तो देखो कभी भी ऑटो ट्रांसफॉर्मर के सर्किट से अगर डील करो, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि भाई टू वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट ऑटो में कैसे लेकर के आए, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर को ना टू वाइंडिंग में तोड़ लेना। कैसे तोड़ेंगे टू वाइंडिंग में? सीरीज वाइंडिंग को एक वाइंडिंग मानेंगे, कॉमन वाइंडिंग को दूसरी वाइंडिंग, एंड देन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर बिकम्स अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। इट बिकम्स अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। अब बात यह आती है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, जैसे आपने टैपिंग लगा के ये लोड लगा दिया, तो इसमें और आपके वोल्टेज डिवाइडर में क्या फर्क है ना? यही तो लग रहा है। जैसे अगर वोल्टेज डिवाइडर भी होता, ये रेजिस्टेंस हाई होता, ये छोटा होता, और वोल्टेज डिवाइड होके कम वोल्टेज मिल जाती। जायज क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल सही बात पूछी गई है। तो लेकिन मेरे भाई क्या होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को गिरा भी सकता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो स्टेप अप, गिराएगा तो स्टेप डाउन, जबकि पोटेंशियल डिवाइडर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज कम कर सकता है। इट कैन नेवर एवर इंक्रीज द वोल्टेज। वो कभी वोल्टेज को बढ़ाएगा नहीं, यानी वो कभी भी एम्पलीफाई नहीं कर सकता। इट कैन ऑलवेज एटेन्यूएट, ठीक है, घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते बाय मींस ऑफ अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब बात आती है पावर की, बात आती है पावर की। अब देखो ट्रांसफॉर्म्ड, यहां पे जो पावर होती है ना, यहां पे जो पावर होती है वो दो मेथड से जाती है। प्राइमरी से सेकेंडरी पावर दो तरीके से जाती है। एक तो म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड पावर, और एक बाय कंडक्शन, दैट इज कंडक्टेड पावर। तो दो पावर हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड और कंडक्टेड। अब ट्रांसफॉर्म्ड पावर कौन सी होती है? ट्रांसफॉर्म्ड पावर वो होती है जब आप एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर को टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की नजर से देखोगे, तो वट एवर पावर विल बी देयर, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्म्ड पावर। ठीक है, इफ अ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज कंसीडर्ड एज अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, और उसकी दो वाइंडिंग कौन सी होती हैं? एक सीरीज वाइंडिंग और एक कॉमन वाइंडिंग। तो जो पावर आती है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्म्ड VA। दिस इज योर सीरीज वाइंडिंग, this is your common winding। ठीक है भाई, तो जब इन दोनों में से किसी भी वाइंडिंग की पावर निकालोगे उसे क्या बोला जाएगा? ट्रांसफॉर्म्ड VA, क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग आपस में एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म्ड VA जो होता है ना, इसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, VAC इंटू I1, या फिर देखो ये I2 माइनस I1 है, या फिर VCB। और इसकी वैल्यू कितनी आती है? देखो ये आती है। अब आप कहोगे सर ये AA क्या है? ये AA ना ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब है हाई वोल्टेज बाय लो वोल्टेज। लेकिन हाई और लो किसकी लेनी है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर की। किसकी लेनी है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर की। तो HV बाय LV इज कॉल्ड एज AA, इज कॉल्ड एज AA। अब बात आती है कंडक्टेड VA। कंडक्टेड VA का मतलब क्या होता है कि जो पावर बाय मींस ऑफ कंडक्शन, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जा रही है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। अब ये कैसे निकाला जाए भाई? ये कैसे निकाला जाए मेरे भाई? ये होता है S ऑटो बाय AA, और इसकी वैल्यू क्या होती है ना, ये होता है देखो वोल्टेज ऑफ कॉमन वाइंडिंग, वोल्टेज ऑफ कॉमन वाइंडिंग मल्टीप्लाइड बाय करंट इन सीरीज वाइंडिंग। वोल्टेज इन कॉमन वाइंडिंग मल्टीप्लाइड बाय करंट इन द सीरीज वाइंडिंग, ये होता है एस कंडक्टेड, एस कंडक्टेड। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई जरूर सुनना, ज्यादातर क्या होता है ना कि टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की वायरिंग को रिकनेक्ट करके बनाया जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ध्यान से सुनना,
टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर को रीवायर करके बनाया जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, उस केस में टू वाइंडिंग की जो रेटिंग होती है उसी को कहते हैं एस ट्रांसफॉर्म्ड। क्या कहते हैं? एस ट्रांसफॉर्म्ड। यानी ट्रांसफॉर्म्ड वीए इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट द वीए रेटिंग ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर यूज्ड टू मेक ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऐसा हमेशा नहीं है, लेकिन कब होगा? जब टू वाइंडिंग से ऑटो पे आए। अगर ऑटो देखो अलग से कंस्ट्रक्ट किया तो कोई बात ही नहीं है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। लेकिन टू वाइंडिंग से ऑटो पे आए तो जो टू वाइंडिंग की रेटिंग थी उसे कहोगे ट्रांसफॉर्म्ड वीए। और उस केस में क्या कर देते हैं ना, उस केस में हम लोग क्या कर देते हैं मेरे भाई, हम ऐसा लिख देते हैं कि सर एस ऑटो इज एस टू वाइंडिंग बाय 1 - 1 बाय ए। ठीक है, यानी अगर आपको टू वाइंडिंग की रेटिंग पता है तो वहां से क्या निकल जाएगी? ऑटो ट्रांसफॉर्मर की। अब स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। स्टेप अप में क्या करेंगे? कुछ भी चेंज नहीं करना, बस सोर्स और लोड का पोजीशन एक्सचेंज कर देना। जैसे देखो यहां सोर्स था और कम वोल्टेज पे लोड था, अब कम पे सोर्स लग गया और ज्यादा पे लोड लग गया, तो लो वोल्टेज साइड पे जो करंट है दैट इज IL, हाई वोल्टेज साइड पे जो करंट है दैट इज IH। आप कहोगे सर करंट की डायरेक्शन कैसे दिखाई गई है? देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे है मेरे भाई कि सोर्स देखो पावर डिलीवर कर रहा है और लोड जो है पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। अब आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि जहां वोल्टेज ज्यादा है वहां करंट ऑब्वियसली कम होगा, यानी IH इज एक्चुअली लेस देन IL। तो ये जो करंट I नीचे जा रहा है ये क्या है? IL माइनस IH, क्योंकि IL इज ग्रेटर देन IH। बात समझ में आई? तो करंट कौन सा बड़ा होता है? हमेशा लो वोल्टेज साइड वाला। अब यहां पे भी देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा? इट इज VH बाय VL, जिसको कि कह देते हैं NH बाय NL, NH बाय NL, ये हो जाता है। अब इसके अंदर भी पहले की तरह यू कैन कंसीडर इट एज अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, नॉट एन इश्यू विद द सीरीज वाइंडिंग एंड द कॉमन वाइंडिंग। बात समझ आ रही है सभी लोगों को? यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कि यहां भी आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर को टू वाइंडिंग मान सकते हो, एक वाइंडिंग ऊपर वाली, एक वाइंडिंग नीचे वाली। तो यहां पे भी आप देखो यही रिलेशन लगाओगे कि S ट्रांसफॉर्म इज S ऑटो, S कंडक्टेड, ये आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये फॉर्मूले तो क्लियर है ना? S ट्रांसफॉर्म्ड और S ऑटो, ठीक है, S ट्रांसफॉर्म्ड और S कंडक्टेड, क्योंकि ये ना बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, ट्रांसफॉर्म्ड पावर और कंडक्टेड पावर बता दी जाए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी सी चीज है। ठीक है, और मैं लिख भी देता हूं जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर is made using two winding transformer, then is made using two winding transformer, then S auto। लेकिन ना मेरे भाई ये जो फॉर्मूला मैं बार बार आपको बता रहा हूं ये सिर्फ कहां चलता है? ये सिर्फ चलता है एडिटिव पोलैरिटी में। ठीक है, वेयर इज इट एप्लीकेबल? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एडिटिव पोलैरिटी, ओनली एडिटिव पोलैरिटी, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में नहीं चलता। अब आप कहोगे सर ये एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव क्या बता रहे हो? ठीक है, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव क्या बता रहे हो? तो मेरे भाई एडिटिव सब्ट्रैक्टिव पे अभी मैं आगे चल के आऊंगा, अभी के लिए रुक जाओ, बट ये ध्यान रखना ये सिर्फ एडिटिव पोलैरिटी पे चलता है। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या होती है मेरे भाई? ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या बेनिफिट मिलते हैं? सबसे पहला होता है सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल, यानी कॉपर की जो वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफॉर्मर में लगेगी
वो कम लगेगी एज कंपेयर टू योर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। नाउ व्हाट इज दिस परसेंटेज सेविंग? व्हाट इज दिस परसेंटेज सेविंग? ये परसेंटेज सेविंग का सिंपल फॉर्मूला है 1/AA इंटू 100%। ठीक है, और ये किसके कंपैरिजन में? देखो इसका यहां पे फंडा ऐसा है, मान लो 100/200 का एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बनाया और 100/200 का एक बनाया ऑटो ट्रांसफॉर्मर। दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर है, 100/200 5 kVA टू वाइंडिंग, 100/200 5 kVA ऑटो। इन दोनों में से कम कंडक्टर कहां लगेगा? ऑटो में। क्यों कम लगेगा? क्योंकि वहां पे एक हिस्सा वाइंडिंग का तो कॉमन ही है, तो वायर या कॉपर की जरूरत कम पड़ेगी। बात समझ आ रही है? टू वाइंडिंग में तो देखो दोनों वाइंडिंग अलग अलग होती है ना, यहां एक ही में से दोनों वाइंडिंग निकाली गई हैं, तो ऑब्वियसली इट विड रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कंडक्टर, और सेविंग इतनी आती है। ठीक है, सेविंग इतनी आती है जितना मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा है रिडक्शन इन वेट। ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, अगर कॉपर कम लग रहा है तो वाइंडिंग का वजन कम हो जाएगा, तो वेट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। अगला क्या है? रिडक्शन इन कोर लॉसेस। तो अगर एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाते हो तो कोर मटेरियल की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि एक ही वाइंडिंग में से दोनों वाइंडिंग निकली है। अब कोर की वॉल्यूम अगर कम हो गई तो कोर लॉस भी कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि सर कोर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द कोर वॉल्यूम, तो कोर वॉल्यूम कम तो कोर लॉस भी कम। अब देखो कोर लॉस कम हो गए, कॉपर भी कम लग रहा है, यानी कॉपर लॉस भी कम है। कोर और कॉपर दोनों कम है तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। ईटा ऑटो इज ग्रेटर देन ईटा टू वाइंडिंग। ईटा टू वाइंडिंग, समझ आ रही है बात? अब आगे की बात करें, यहां लीकेज कम होता है। लीकेज क्यों कम होता है मेरे भाई? क्योंकि दोनों वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग से बनाई गई हैं, तो लीकेज तो कम होगा, और लीकेज कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन भी कम होगा। यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन टू वाइंडिंग से बेहतर होता है, टू वाइंडिंग से मच बेटर होता है। अब इसके बाद पैरामीटर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले फुल लोड लॉसेस। फुल लोड लॉसेस, अब देखो ये ना फॉर्मूले ऐसे हैं जो क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं। ये आता है 1 - 1/AA से मल्टीप्लाई होके। ये पैरामीटर्स की बात तब कर रहे हैं मेरे भाई जब हम एक टू वाइंडिंग से ही ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं। बात समझ रहे हो? पहले ही जो मैंने कंपैरिजन दिया था, ये मैंने कब दिया था? जब एक टू वाइंडिंग अलग था, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर अलग था। अब ये जो मैं पैरामीटर्स की बात कर रहा हूं, ये मैं तब बात कर रहा हूं जबकि टू वाइंडिंग से ही क्या बन रहा है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। टू वाइंडिंग से ही क्या बन रहा है मेरे भाई? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, हाँ एफिशिएंसी सॉमन ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मोर देन 95% आता है। परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप ये भी देखो कम हो जाता है, ये भी कम हो जाता है टू वाइंडिंग के मुकाबले। परसेंटेज इंपीडेंस, वोल्टेज ड्रॉप और इंपीडेंस तो प्रोपोर्शनल ही होते हैं। कॉस थीटा माइनस फाई का ही तो फर्क आता है, याद करो मैंने आपको लिखवाया भी था वोल्टेज रेगुलेशन Z पर यूनिट कॉस थीटा प्लस माइनस फाई, लिखवाया था ना, Z पर यूनिट कॉस प्लस थीटा प्लस माइनस फाई, तो प्रोपोर्शनल ही है। शॉर्ट सर्किट करंट, अब देखो यहां थोड़ा सा गेम बदल जाएगा क्योंकि इंपीडेंस के रेसिप्रोकल होता है ना ये। देखो एक्चुअल में कोई पैरामीटर नहीं बदलता है टू वाइंडिंग से ऑटो में, लेकिन मेरे भाई आपके रेटिंग बदलने की वजह से, इनकी पर यूनिट वैल्यूज बदल गई हैं। रेटिंग बदलने की वजह से इनकी पर यूनिट वैल्यूज बदल गई हैं। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, अरे भाई सेम ही आएगा Z जैसे।
ठीक है, बिल्कुल जयदीप मेरे भाई, ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए सफिशिएंट है एक रैंक लाने के लिए। सारा आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है, सारा आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है। एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जा रही जिससे गेट में सवाल बन सकता है और हमने उस चीज को ना देखा हो, ठीक है, ना देखा हो। अब आती है बात ड्रॉबैक्स की। ड्रॉबैक्स में देखो क्या होता है, ड्रॉबैक्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि ड्रॉबैक्स ये होते हैं, अगर यहां आप सेकेंडरी को ओपन सर्किट छोड़ जाओ, मान लो स्टेप डाउन है और आपने लो वोल्टेज साइड खुली छोड़ी है, एचवी पे वोल्टेज लगाया है, तो एलवी पे बहुत हाई वोल्टेज बन जाता है जिससे वहां की इंसुलेशन डैमेज हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई आइसोलेशन नहीं है, यानी कोई भी फॉल्ट एक साइड पे आता है तो इट विल बी कैरीड ओवर टू दी अदर साइड, ठीक है। तो ये जनरली इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसीलिए कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में कभी भी एलवी वाइंडिंग को ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा वोल्टेज उसके अक्रॉस प्रोड्यूस होता है। अब देखो बात आती है पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी दो तरह की होती है, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। देखो एडिटिव कैसी होती है, एडिटिव का मतलब देखो ये होता है इस टाइप से, इस टाइप से पोलैरिटी होती है। तो यहां पे जो वोल्टेज है ये V1 प्लस V2 बन रहे हैं ना, तो यहां पे जब वोल्टेज V1 प्लस V2 बन गया तो ये हो गई ना एडिटिव। तो देखो एडिटिव का क्या तरीका है बनाने का, अगर डॉटेड टर्मिनल से दूसरी वाइंडिंग का नॉन डॉटेड टर्मिनल जोड़ा जाए, एक वाइंडिंग के डॉट से अगर दूसरी वाइंडिंग का अनडॉटेड टर्मिनल जोड़ोगे, देन इट इज कॉल्ड एज एडिटिव पोलैरिटी। सब्ट्रैक्टिव में क्या होगा सर, सब्ट्रैक्टिव में क्या होगा मेरे भाई, देख लेते हैं सब्ट्रैक्टिव में क्या होगा। तो देखो अब तो यहां बनेगा, दोनों वोल्टेज अपोजिट पोलैरिटी की हैं, V1 माइनस V2। अगर दोनों में से एक भी साइड प्राइमरी या सेकेंडरी वोल्टेजेस का सम आया तो एडिटिव पोलैरिटी, वोल्टेजेस का डिफरेंस आया तो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। सब्ट्रैक्टिव के लिए क्या किया, दोनों टर्मिनल जो सिमिलर थे, सिमिलर माने देखो दोनों नेगेटिव वाले, दोनों नेगेटिव वाले, और यहां नेगेटिव और पॉजिटिव वाले, तो अगर आप सेम टर्मिनल्स को जोड़ोगे तो सब्ट्रैक्टिव, ठीक है, और अगर आप अपोजिट टर्मिनल्स को जोड़ोगे तो एडिटिव, ठीक है। बिल्कुल अभी ये नेटवर्क वाली ही पोलैरिटी है, बट मैं आपको याद रखने का तरीका समझा रहा हूं कि एडिटिव इज व्हेन अनलाइक टर्मिनल्स आर कनेक्टेड एंड सब्ट्रैक्टिव इज व्हेन लाइक टर्मिनल्स आर कनेक्टेड। अच्छा दूसरी बात ये देखना, ये जितने भी पैरामीटर मेरे भाई मैंने आपको बताए हैं, ये सब सिर्फ किसके लिए वैलिड है, एडिटिव के लिए। किसके लिए वैलिड है सर, एडिटिव के लिए, ठीक है, ये सिर्फ एडिटिव के लिए वैलिड है। अगर क्वेश्चन कभी सब्ट्रैक्टिव से रिलेटेड आ जाए तो आप पूरा सर्किट बना के करंट्स निकाल के फिर पावर निकालोगे, यू विल नेवर एवर सॉल्व इट बाय अ डायरेक्ट मेथड, यू विल नेवर एवर सॉल्व इट बाय अ डायरेक्ट मेथड। बात क्लियर है, तो हमेशा क्या करोगे, सर्किट ड्रॉ करोगे। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या बोला है, अ 50 kVA 3300 by 230 volt single phase transformer is connected as auto transformer, we need the rating, we need the rating। चलो जल्दी से बना दो मेरे भाई, एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना दिया गया है और पूछा क्या गया है, इसकी रेटिंग, पूछा क्या गया है, इसकी रेटिंग। और कितनी रेटिंग थी पहले, 50 kVA। कोई बनाएगा, शशांक बोल रहे हैं डी, बाकी लोग बताओ क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है मेरे भाई क्या होना चाहिए आंसर, आपके अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बता दो मेरे भाई। मितेश बोल रहे हैं बी,
बी। चलो देखें एक बार, देखो अगर इधर 3300 है और मान लो एडिटिव पोलैरिटी हो, मान लो एडिटिव पोलैरिटी हो, तो 3300 से इधर बनेगा 30 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 3530/3300। अब मैं लगाऊंगा डायरेक्ट फॉर्मूला। मैंने आपको बताया ना क्या करना है, 2 वाइंडिंग की रेटिंग लेनी है बाय 1 माइनस 1/a, इसका उल्टा लेना है, उल्टा, ठीक है। मैंने एलसीएम ले लिया और नीचे बन गया 230। नीचे क्या बन गया मेरे भाई, 230। तो आया 767.4 kVA। डी, ठीक है। द आंसर विल बी डी। इज दैट क्लियर? चलो तो यहां तक बात समझ आ गई बढ़िया से। अगला ट्राई करो मेरे भाई, अगला ट्राई करो। A single phase 1000/100 2 winding transformer is connected as auto transformer. Find the KVA rating. इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट के अंदर, इसी टाइप के, एकदम बेसिक आता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर से। तो ज्यादा सर्किट वगैरह में मत घुसना, ज्यादा चीजों में टाइम वेस्ट मत करना। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत कम वेटेज का टॉपिक है। देखें एक बार, देखो अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिटिव पोलैरिटी। आप कहोगे सर कैसे पता? क्योंकि देखो वोल्टेज दिखा रखी है 1100। अगर एक वोल्टेज 1100 दिखा रखी है उसका मतलब है 1000 + 100, 1000 + 100 ही है ना इसका मतलब है एडिटिव पोलैरिटी हो गया (1.1), ठीक है, 1.1। अब मेरे भाई इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा S2 वाइंडिंग ठीक है। तो ये आ गया 550 kVA, 550 kVA। सिंपल है ना? ये मुझे बताओ सिंपल लग रहा है सभी लोगों को कि नहीं लग रहा है? सभी लोगों को एकदम सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताओ। ठीक है, काफी सिंपल टॉपिक है मेरे भाई, एकदम हलवा टॉपिक है। मजा आ जाएगा इसके क्वेश्चन कभी भी बनाओगे ना, ऐसे चुटकियों में बनते हैं सवाल, चुटकियों में। बहुत इजी सा टॉपिक है, चंद फॉर्मूलों पे बेस्ड है, इससे ज्यादा इसके अंदर लॉजिकल बहुत क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अब मैं चलता हूं आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ, दैट इज हार्मोनिक्स। क्या है टॉपिक हमारा? हार्मोनिक्स। ठीक है, हार्मोनिक्स की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अब सबसे पहले बात करता हूं एक्साइटेशन फिनोमिना की। एक्साइटेशन फिनोमिना का मतलब यह होता है कि जब एक ट्रांसफॉर्मर को एक्साइट किया जाए तो वो कैसा करंट ड्रॉ करता है या क्या करंट और फ्लक्स की वेवफॉर्म आती है, इसे कहते हैं एक्साइटेशन फिनोमिना। अब अगर एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर लेके चलोगे तो वो तो लीनियर होता है, उसका बीएच कर्व लीनियर होता है, यानी वहां अगर फ्लक्स साइनोसोइडल है तो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट भी साइनोसोइडल आएगा। फाई इज साइनोसोइडल, आई म्यू विल ऑल्सो बी साइनोसोइडल। लेकिन मेरे भाई जहां आपका कोर लीनियर नहीं होगा, जहां आपका बीएच कर्व लीनियर नहीं होगा, वहां ऐसा नहीं होता, वहां ऐसा नहीं होता। तो अब देखो नॉन लीनियरिटी बीएच कर्व में दो कारण से आती है, एक सैचुरेशन और दूसरा हिस्टेरेसिस। पहला सैचुरेशन और दूसरा हिस्टेरेसिस।
सैचुरेशन के कारण क्या होता है कि अगर फ्लक्स साइनोसॉइडल हुआ तो करंट की वेवफॉर्म पीकी आएगी। पीकी का मतलब होता है चोंच निकली हुई आएगी, उसके अंदर चोंच बनी आएगी। लेकिन अगर करंट साइनोसॉइडल हुआ तो फ्लक्स आता है फ्लैट टॉप्ड, यानी ट्रेपेजॉइडल टाइप। ट्रेपेजॉइडल, पूरा साइन नहीं घूमेगा, बीच में से कट जाएगा। देखो जैसे मेरी उंगली जा रही है ना, देखो ऊपर से कट जाएगी, कट गई ऊपर से, तो ये आपको ऊपर जाते हुए नजर नहीं आई। आप स्क्रीन पे देखो, ये मेरी उंगली गई साइन बनाने, देखो कट गई ना ऊपर से, और फिर ये नीचे आ गई। ऐसे ही पूरा साइन का मोशन नहीं आएगा, कुछ पार्ट क्लिप हो जाएगा, उसे कहोगे फ्लैट टॉप्ड। तो देखो सैचुरेशन से क्या होता है कि दो में से एक साइनोसॉइडल होगा। याद रखो, फ्लक्स और मैग्नेटाइजिंग करंट में से एक वैल्यू, हाँ बिल्कुल क्लिपर की तरह, फ्लक्स और मैग्नेटाइजिंग करंट में से एक वैल्यू साइनोसॉइडल होगी। फ्लक्स हुआ तो करंट कैसा होगा? नोकीला, चोंच वाला, एकदम एकदम चोंच वाला ऐसे, ठीक है। और अगर आपका करंट साइनोसॉइडल हुआ तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा? ऐसे फ्लैट टॉप, ठीक है, फ्लक्स हो जाएगा फ्लैट टॉप। तो ये हमारी वेवफॉर्म बनती है, समझ गए। अब मेरे भाई क्या होता है, जब कोई भी वेवफॉर्म आप जानते हो पीरियोडिक हो, ठीक है, जब कोई भी वेवफॉर्म पीरियोडिक हो तो उसकी फोरियर सीरीज लिखी जा सकती है। बात मानते हो? हर पीरियोडिक वेवफॉर्म की फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करती है। अगर फोरियर सीरीज लिखें तो हमें यह दिखता है कि पहले तो आता है फंडामेंटल और फिर आता है हाफ वेव सिमेट्री के कारण थर्ड हार्मोनिक। आप ये भी जानते होंगे सिग्नल से कि जब जब सिग्नल में हाफ वेव सिमेट्री होती है इट प्रोड्यूसेस थर्ड हार्मोनिक, या ये कह दो उसमें सिर्फ कौन से हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं? ऑड, यानी फंडामेंटल के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सेवेंथ, ऐसे हार्मोनिक्स आते हैं। अब इनमें सबसे बड़ा हार्मोनिक कौन सा होता है? इनमें सबसे बड़ा होता है थर्ड। सबसे बड़ा कौन सा होता है? थर्ड। अब थर्ड हार्मोनिक ही सबसे बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर सबसे कम है। जिस हार्मोनिक का ऑर्डर कम होता है उसका एम्पलीट्यूड, उसकी हाइट ज्यादा होती है, ठीक है। तो थर्ड हार्मोनिक सबसे कम ऑर्डर का हार्मोनिक है, क्योंकि फंडामेंटल के बाद सबसे पहले थर्ड आ रहा है। तो इट इज द हार्मोनिक ऑफ द मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर, ठीक है। तो मिनिमम ऑर्डर का हार्मोनिक है तो ऑब्वियसली उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। इसीलिए हमेशा यह बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक इज द मोस्ट डोमिनेंट हार्मोनिक। आप लोग कई जगह सुनते आए होंगे कि भाई थर्ड हार्मोनिक मोस्ट डोमिनेंट होता है, थर्ड हार्मोनिक मोस्ट डोमिनेंट होता है। रीजन यहां है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, अगर आप हिस्टेरेसिस कंसीडर करो, अगर आप हिस्टेरेसिस भी कंसीडर करो तो क्या होता है, आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो थोड़ा सा लीड कर जाता है, वो थोड़ा सा लीड कर जाता है फ्लक्स से। यानी फ्लक्स अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो वो ओरिजिन के पहले से स्टार्ट होगा, बिकॉज इट इज लीडिंग। और वो जिस एंगल से लीड करता है उसे कहते हैं बीटा। बीटा इज कॉल्ड एज द हिस्टेरेसिस एंगल। बीटा इज कॉल्ड एज द हिस्टेरेसिस एंगल। देखो मैंने यहां वेवफॉर्म भी दिखाई है, ये जो है ना ये फ्लैट टॉप्ड है। ये जो लाल वाली वेवफॉर्म दिख रही है दिस इज फ्लैट टॉप। इसमें सबसे पहले ग्रीन वाली वेवफॉर्म देखो, दिस इज योर फंडामेंटल। ब्लू वाली वेवफॉर्म देखो, दिस इज द थर्ड हार्मोनिक। येलो वाली वेवफॉर्म देखो, दिस इज द फिफ्थ हार्मोनिक। तो ये रेड वाला ग्राफ जब देखोगे तो रेड वाला ग्राफ हाफ वेव सिमेट्रिक है ना। रेड वाला ग्राफ जैसा पहले है, सॉरी हाँ, रेड वाला ग्राफ जैसा पहले है वैसा ही बाद में है, वैसा ही बाद में है। इसीलिए इसमें बस क्या आएगा? ऑड हार्मोनिक आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? ऑड हार्मोनिक आएगा। इसीलिए पहले बना फंडामेंटल, फिर थर्ड हार्मोनिक और फिर फिफ्थ हार्मोनिक। अरे सेवेंथ भी आएगा मेरे भाई, लेकिन इतना दिखाते नहीं है कि सेवेंथ, नाइन्थ, 11, 13 इतना दिखाते नहीं है। फिफ्थ वगैरह तक जाते हैं, उसके आगे कहते हैं भैया अब आगे समझ जाओ, बनेगा ही, ठीक है। अब आगे आप समझ लो मतलब बात को, है ना। अब देखो अगर ट्रांसफॉर्मर, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर ट्रांसफॉर्मर ऐसा अलाउ कर दे कि थर्ड हार्मोनिक करंट में आ सकता है। अभी देखो मैंने आपको क्या बोला, वापस चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको ये बोला दोनों में से एक वेवफॉर्म साइनोसॉइडल होगी और एक होगी नॉन साइनोसॉइडल। जो भी नॉन साइनोसॉइडल होगी उसके अंदर क्या होगा? थर्ड हार्मोनिक। अब इस चीज को रिलेट करो,
करंट में अगर थर्ड हार्मोनिक आ पाए, यानी ट्रांसफॉर्मर कहते चलो भैया कोई बात नहीं करंट में आने दो, तो यानी करंट हो गया नॉन साइनोसोइडल, तो इस कारण से फ्लक्स क्या हो गया, साइनोसोइडल। दोनों में से एक साइनोसोइडल हो सकता है, तो अगर करंट में थर्ड हार्मोनिक आ गया, करंट नॉन साइनोसोइडल हो गया, तो फ्लक्स क्या हो गया, साइनोसोइडल, और d∅dt से ईएमएफ भी क्या हो गया, साइनोसोइडल। इसीलिए हमेशा प्रेफरेबल ये होता है मेरे भाई कि करंट में थर्ड हार्मोनिक आ जाए, करंट पीकी बन जाए, लेकिन आपका फ्लक्स और ईएमएफ कैसा आ जाए, साइनोसोइडल। हमेशा ये चीज डिजायरेबल है, और यही देखो सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने लिखा भी है, इट इज द सेम थिंग दैट इज रिटन इन द सेकंड पॉइंट। इफ ट्रांसफॉर्मर परमिट्स द फ्लो ऑफ थर्ड हार्मोनिक करंट, देन मैग्नेटाइजिंग करंट इज पीकी एंड द फ्लक्स एंड ईएमएफ आर साइनोसोइडल। ठीक है भाई, यहां तक मुझे बताओ समझ आया ही नहीं आया? ये हार्मोनिक्स का बेसिक है जो आपको याद रखना है कि अगर फ्लक्स में थर्ड हार्मोनिक आया तो करंट में नहीं आएगा, करंट में आया तो फ्लक्स में नहीं आएगा। ये बात सब लोगों को क्लियर है? यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं कि नहीं है, जल्दी बताओ। सब लोग मेरे साथ हैं, समझ आ रही है हर बात? मेरे भाई लाइक बटन हिट कर देना, क्या करते जा रहे हो, लाइक बटन हिट करते चलो, अटेंडेंस लगती रहनी चाहिए, अटेंडेंस नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, जब थ्री फेज में जाते हैं, जब थ्री फेज में जाते हैं मेरे भाई, तो हम कहते हैं कि थर्ड हार्मोनिक्स आर जीरो सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस का क्या मतलब होता है कि ए बी और सी, ए बी और सी तीनों फेज के हार्मोनिक्स का फेज सेम होगा, तीनों फेज के हार्मोनिक्स का फेज सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, VA3 यानी अगर तीनों हार्मोनिक्स का फेजर बनाओगे ना तो तीनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा, लेकिन एंगल भी बराबर आएगा। समझ आ रहा है? तीनों फेज का मैग्नीट्यूड और एंगल बराबर आएगा। आसिफ मेरे भाई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा हो चुका है ऑलरेडी इस चैनल पे, अगर आप देखोगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, तो एक बार देख लेना। ठीक है भाई, ये तीनों हार्मोनिक आ गए। फिफ्थ हार्मोनिक्स आर नेगेटिव सीक्वेंस, ये याद रखने हैं आपको, ये पावर सिस्टम में भी काम आता है, मशीन में भी। 6 के -1 आर नेगेटिव हार्मोनिक। नेगेटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस का मतलब है अगर पहले आया A तो इसके बाद आएगा C, इसके बाद आएगा B, ठीक है। सेवेंथ इज पॉजिटिव सीक्वेंस, सेवेंथ इज पॉजिटिव सीक्वेंस। कहां लिखा है, मैग्नेटाइजिंग करंट, अच्छा ईएमएफ आर पी की गलत आ गया है, ठीक है भाई, ये मेरे से गलत टाइप हो गया, ये साइनोसोइडल होगा, ठीक है, टाइपो। अब 6 के +1 हार्मोनिक्स आर पॉजिटिव सीक्वेंस, सेवेंथ माने 6 के +1। आप कहोगे सर ये 6 के +1 क्या है, इसमें देखो k को 1 डालोगे तो 7 आ जाएगा ना, k को 2 डालोगे तो 13 आ जाएगा। समझ गए? ये फंडा है थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक का। अब देखो हम लोग आगे क्या कहते हैं कि स्टार कनेक्शन के अंदर अगर देखें, ठीक है, स्टार कनेक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो लाइन वोल्टेज में कभी थर्ड हार्मोनिक नहीं आता, सिर्फ किस में आता है, फेज वोल्टेज में। और स्टार कनेक्शन में अगर देखोगे तो थर्ड हार्मोनिक करंट सिर्फ तभी फ्लो करेगा जब न्यूट्रल ग्राउंडेड है। दोबारा मेरी बात सुनना, थर्ड हार्मोनिक के अंदर लाइन वोल्टेज नेवर कंटेन्स थर्ड हार्मोनिक, स्टार के अंदर, सॉरी, स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज नेवर कंटेन्स थर्ड हार्मोनिक बट फेज वोल्टेज कंटेन्स थर्ड हार्मोनिक। और स्टार कनेक्शन के अंदर करंट में थर्ड हार्मोनिक सिर्फ तब आएगा जब स्टार का न्यूट्रल ग्राउंडेड होगा, जब स्टार का न्यूट्रल ग्राउंडेड होगा तब करंट में थर्ड हार्मोनिक आ सकता है। अब डेल्टा की बात करें, डेल्टा में ना तो लाइन में ना तो फेज में कहीं भी थर्ड हार्मोनिक नहीं आएगा, ना तो लाइन में ना तो फेज में। लेकिन डेल्टा में जब थर्ड हार्मोनिक करंट की बात करें
तो वो डेल्टा के क्लोज लूप में गोल 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 घूमता रहता है, बट इट नेवर एंटर्स द लाइन। ठीक है, तो थर्ड हार्मोनिक करंट लूप में घूमता है और उसकी वैल्यू होती है E3 बाय Z3, E3 बाय Z3। अब देखो मेरे भाई क्या होता है, कई बार ये जो डेल्टा का लूप होता है ना, डेल्टा का लूप होता है, इसे थोड़ा सा खोल के ना इसमें एमीटर घुसा देते हैं। कहने का तात्पर्य देखो ये ऐसे ना बीच में ऐसे मीटर घुसा देते हैं, कभी ये वोल्ट मीटर होता है तो कभी ये एमीटर होता है। तो अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग देखोगे, अगर वोल्ट मीटर लगाए ना, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सब न्यूमेरिकल्स में कभी कभी यूज हो जाता है, तो ये आती है 3E3। और अगर एमीटर होगा, एमीटर की रीडिंग देखोगे तो दैट विल बी I3। ठीक है, एमीटर की रीडिंग आएगी I3। ठीक है नीतीश मेरे भाई, नवंबर एंड से स्टार्ट हो रहा है COA, नवंबर एंड से स्टार्ट हो रहा है COA। अभिषेक देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि फेज वोल्टेज में थर्ड हार्मोनिक आएगा ही आएगा। मैंने आपको क्या बताया कि करंट में अगर थर्ड हार्मोनिक आ गया तो फ्लक्स और वोल्टेज में नहीं आता। करंट में नहीं आया तो किस में आता है, फ्लक्स और वोल्टेज में। बात समझ आ रही है, ये बात को बहुत अच्छे से पकड़ लो मेरे भाई। अगर करंट में थर्ड हार्मोनिक आया तो फ्लक्स और वोल्टेज में नहीं आएगा, और अगर फ्लक्स और वोल्टेज में आया तो करंट में नहीं आएगा। ये बात सब लोगों को क्लियर है? दो में से बस एक ही में आता है, दोनों में कभी भी नहीं आता। और अगर आपको ये टॉपिक फुल डिटेल में पढ़ना है, क्यों आता है, कैसे ग्राफ बनता है, तो फिर मेरे भाई आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो मेरा मशीन का है, जो कि इसी चैनल पे पढ़ा है, उसको एक बार देख लेना। उसको एक बार देखोगे ना, आपको ये पूरा ग्राफ, वेवफॉर्म सब समझ आ जाएगा। लेकिन अभी अपना एम क्या है कि गेट 2021 से पहले आपके सारे सब्जेक्ट बढ़िया से रिवाइज करा के आपको एक बेहतरीन रैंक दिलवानी है। ठीक है, और उस एम के लिए मेरे भाई हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, जरूरत से ज्यादा डिटेलिंग आप लोगों का टाइम वेस्ट करेगी। ठीक है, चलो अब स्टार स्टार कनेक्शन की बात करते हैं। देखो स्टार स्टार कनेक्शन के अंदर क्या होता है, अगर 5 लेग वाला कोर हो, 5 लेग वाला यानी जिसमें 5 लिंब हो, 5 लिंब जिनमें से 3 पे वाइंडिंग हो और 2 लिंब अपनी खाली हो, उसमें थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स आराम से अपना कोर में घूमता रहता है। यानी अगर फ्लक्स में थर्ड हार्मोनिक आ गया तो करंट कैसा हो जाएगा, साइनोसॉइडल। बात को समझना मेरी, अगर थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स है, थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स है तो उसको एक क्लोज लूप पाथ चाहिए, क्लोज लूप पाथ चाहिए। 5 लिंब वाले में ना वो क्लोज लूप पाथ बहुत आराम से मिल जाता है, तो थर्ड हार्मोनिक खूब आराम से घूमता रहता है। थर्ड हार्मोनिक खूब आराम से घूमता रहता है, किसका, फ्लक्स का। और अगर फ्लक्स में थर्ड हार्मोनिक है तो करंट में तो होगा नहीं। अब अगर 3 लेग्ड कोर की बात करें, 3 लेग्ड कोर की, अब यहां अगर थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स को घूमना है तो उसे कोर से रास्ता नहीं मिलता, उसे कौन सा रास्ता पकड़ना पड़ता है, एयर का। ऑब्वियसली अगर एयर में जाएगा ज्यादा रिलक्टेंस पाएगा, अगर ज्यादा रिलक्टेंस पाएगा एयर के अंदर तो फ्लक्स कम हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि 3 लेग वाले ट्रांसफॉर्मर में आपका हार्मोनिक थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू 5 लेग्ड ट्रांसफॉर्मर। 5 लेग वाले में हार्मोनिक कंटेंट ज्यादा होता है और 3 लेग्ड वाले में कम होता है, 3 लेग्ड वाले में कम होता है। बात क्लियर है? अब देखो क्या होता है, स्टार स्टार के अंदर अगर आपने न्यूट्रल ग्राउंड नहीं किया तो स्टार कनेक्शन में थर्ड हार्मोनिक करंट आ ही नहीं सकता। मैंने आपको क्या बताया, स्टार स्टार के अंदर अगर आप चाहते हो थर्ड हार्मोनिक करंट में आए तो आपको न्यूट्रल ग्राउंडिंग देनी पड़ेगी। न्यूट्रल ग्राउंडिंग नहीं दी तो थर्ड हार्मोनिक कैन नॉट कम इन करंट। और अगर करंट में नहीं आएगा तो किस में जाएगा, फ्लक्स में और वोल्टेज में। करंट में नहीं आया तो किस में जाएगा, फ्लक्स में और वोल्टेज में जाएगा। और फ्लक्स और वोल्टेज में गया तो इस फिनोमिना को कहते हैं ऑसिलेटिंग न्यूट्रल। अगर फेज वोल्टेज में थर्ड हार्मोनिक आ गया तो दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटिंग न्यूट्रल, क्योंकि फिर फेज वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है ना वो समय के साथ बदलता रहता है, कभी 100 वोल्ट तक गई तो कभी 150 वोल्ट तक गई, ऐसा होता है। इसी फिनोमिना को कहते हैं ऑसिलेटिंग न्यूट्रल। ठीक है, ऑसिलेटिंग न्यूट्रल।
अब क्यों ऑसिलेटिंग न्यूट्रल बोला, अगेन अगर देखना है तो कंप्लीट लेक्चर्स में जाके देखो, बस यहां नाम मात्र इंपॉर्टेंस है कि ऑसिलेटिंग न्यूट्रल का क्या मतलब है, दैट ड्यू टू थर्ड हार्मोनिक फेज वोल्टेज कीप्स ऑन चेंजिंग बट द लाइन वोल्टेज इज अनअफेक्टेड। क्योंकि ये तो मैंने अभी लिखवाया भी था ना, फेज वोल्टेज में थर्ड हार्मोनिक आ सकता है बट नॉट इन लाइन वोल्टेज। अब देखो अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड है, अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो थर्ड हार्मोनिक किस में चला जाएगा, थर्ड हार्मोनिक चला जाएगा करंट में, करंट में चला जाएगा। थर्ड हार्मोनिक मेरे भाई अगर करंट में चला गया तो फ्लक्स और ईएमएफ कैसे हो जाएंगे, साइनोसोइडल। थर्ड हार्मोनिक अगर आपका करंट में आ गया तो फ्लक्स और ईएमएफ हो जाएंगे साइनोसोइडल। लेकिन करंट में थर्ड हार्मोनिक आता है और वो होता है जीरो सीक्वेंस। तो जीरो सीक्वेंस करंट हमेशा कम्युनिकेशन लाइन से इंटरफेयर करता है। और ये चीज ना ये चीज मैंने कहां पे कराई हुई है, पावर सिस्टम में मैंने डिराइव भी कराया है और मैंने बताया भी है कि जीरो सीक्वेंस करंट्स का जो फ्लक्स होता है वो नॉन जीरो आता है, और फ्लक्स अगर नॉन जीरो आता है तो ये इंटरफेयर कर जाते हैं विद द नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन। ठीक है, अब बात आती है डेल्टा स्टार कनेक्शन की। अगर देखो एक भी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड है, डेल्टा में थर्ड हार्मोनिक खूब आराम से उसकी लूप के अंदर टहल सकता है। थर्ड हार्मोनिक अगर करंट में गोल गोल घूमने लग गया तो फ्लक्स और ईएमएफ क्या हो गए, साइनोसोइडल। सेम कहानी स्टार डेल्टा की है, सेम कहानी स्टार डेल्टा की है। डेल्टा में गोल 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 घूमता रहेगा और आपका फ्लक्स और ईएमएफ क्या हो जाएगा, साइनोसोइडल। अब यही कहानी डेल्टा डेल्टा की है, डेल्टा डेल्टा में भी वाइंडिंग डेल्टा है तो करंट गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक है, करंट अगर गोल गोल घूमता रहेगा तो फ्लक्स और ईएमएफ क्या हो गए, साइनोसोइडल। समझ आया? इजी है मेरे भाई, बताओ इजी है कि नहीं है? अगर स्टार में न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो करंट में थर्ड हार्मोनिक आएगा, फ्लक्स और ईएमएफ बन गए साइनोसोइडल। अगर एक भी वाइंडिंग डेल्टा है तो उसमें थर्ड हार्मोनिक आ जाएगा करंट में, तो भी फ्लक्स और ईएमएफ क्या बन गए, साइनोसोइडल। समझ आया? हार्मोनिक्स में सिर्फ उतनी बातें बता रहा हूं जितनी रेलिवेंट है, बताने के लिए पूरा डिटेल में जा सकते हैं। और हार्मोनिक्स पे मैंने काफी सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, अगर आप मेरा मशीन का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देखोगे, ठीक है, यूट्यूब पे ही है, अगर आप वो देखोगे उसमें काफी लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? अब देखो सर्कुलेटिंग करंट का ड्रॉबैक क्या है, हार्मोनिक करंट का ड्रॉबैक क्या है आपका, कि इसके कारण ओमिक लॉसेस बढ़ जाते हैं, इसके कारण आपके ओमिक लॉसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, किसी भी करंट का आरएमएस क्या होगा, √I1 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I5 स्क्वायर। हार्मोनिक नहीं होते तो सिर्फ I1 होता, हार्मोनिक्स आने से ये आरएमएस बढ़ गया। और पावर लॉस होता है I RMS स्क्वायर इंटू R। तो अगर आपका करंट का आरएमएस बढ़ गया तो आपके लॉसेस भी बढ़ जाते हैं, तो लॉसेस इंक्रीज ड्यू टू हार्मोनिक। और फिर रेडियो इंटरफेरेंस, अभी मैंने समझाया, थर्ड हार्मोनिक जीरो सीक्वेंस का काम करते हैं तो नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन के साथ इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं। अब सप्रेस कैसे किया जाए, इन हार्मोनिक्स को खत्म कैसे करें? आप फ्लक्स डेंसिटी कम कर लो, आप सैचुरेशन वाले रीजन में एंटर ही मत करो। जो BH कर्व है उसके सैचुरेशन वाले रीजन में एंटर ही मत करो, तो सैचुरेशन आएगा नहीं, हार्मोनिक्स बनेंगे नहीं। इसके अलावा कोई एक वाइंडिंग डेल्टा में कर दो, ठीक है, कोई एक वाइंडिंग डेल्टा में कर दो। कुंदन का क्या है, न्यूट्रल ग्राउंड, तब थर्ड हार्मोनिक एंड फ्लक्स एंड वोल्टेज साइनोसोइडल, थर्ड हार्मोनिक करंट में फ्लक्स एंड वोल्टेज साइनोसोइडल, एंड डेल्टा में आ गया फिर भी थर्ड हार्मोनिक। कुंदन देखो, स्टार न्यूट्रल अगर ग्राउंडेड है और डेल्टा है, कोई भी एक चीज होगी तो करंट में थर्ड हार्मोनिक आएगा, फ्लक्स और वोल्टेज बनेंगे साइनोसोइडल। बहुत सिंपल है। अब एक वाइंडिंग डेल्टा में डाल दो, या तो साथ में लगा दो एक स्टार डेल्टा अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर। अगर साथ में एक स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर है तो उसकी डेल्टा वाइंडिंग क्या करेगी, आपका ईएमएफ और फ्लक्स में से थर्ड हार्मोनिक को हटा देगी। या फिर टू वाइंडिंग की जगह 3 वाइंडिंग लगा दो और तीसरी वाइंडिंग कर दो टर्शरी। अब अमित पूछ रहे हैं सिंगल फेस लोडिंग क्या है। देखो मेरे भाई, मैंने आप लोगों को समझाया कि स्टार स्टार कनेक्शन के अंदर फेज वोल्टेज बदलती रहती है ड्यू टू थर्ड हार्मोनिक।
ठीक है, ड्यू टू थर्ड हार्मोनिक। और फेज वोल्टेज अगर बदलती रहती है, आप उसके अक्रॉस अगर लोड लगा दिए तो लोड परेशान हो जाएगा, लोड खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। सिंगल फेस लोड कहां लगाओगे आप, एक वायर और न्यूट्रल के बीच में, लेकिन अब इस पे वोल्टेज तो फ्लक्चुएटिंग है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड थर्ड हार्मोनिक के कारण बदल रहा है, तो इसीलिए कहते हैं स्टार स्टार कनेक्शन में सिंगल फेस लोड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहां जो फेज वोल्टेज है दैट इज फ्लक्चुएटिंग, दैट इज फ्लक्चुएटिंग, सो सिंगल फेस लोड शुड नॉट बी कनेक्टेड। ठीक है, अब आते हैं स्विचिंग ट्रांजिएंट पे, स्विचिंग ट्रांजिएंट। ठीक है, मुझे पहले ये बताओ यहां तक का एक्सपीरियंस कैसा है, फिर मैं आपका स्विचिंग ट्रांजिएंट स्टार्ट करता हूं। यहां तक कितना समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सभी लोगों को? चलो मैं भी पानी पी लेता हूं, काफी लेक्चर कवर कर लिया हम लोगों ने। हाँ मेरे भाई, मैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में आया था, उस समय मैंने 2 कॉलेजेस में सेमिनार लिए थे, और मैं पहली बार बिहार गया था सिर्फ सेमिनार लेने के लिए, सो दैट इज द फर्स्ट टाइम आई हैड बिहार एक्सपीरियंस। थोड़ा सा मुझे कंजेस्टेड लगा, थोड़ा सा कंजेस्टेड लगा कि रोड्स वगैरह उतना वेल डेवलप्ड नहीं थे, लेकिन हाँ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। तो एक कॉलेज में जो मेरा सेमिनार लगा था, एक लैब के अंदर लगा था, एंड रियली मतलब इतना बढ़िया सेमिनार लगा था कि मज़ा आ गया था बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके। उसमें काफ़ी बच्चे मुझे ऐसे मिले जो सिविल सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड थे, ठीक है, या फिर जो लोग गेट के लिए इंटरेस्टेड थे, या और अच्छे पोजीशंस के लिए भी। तो मुझे एक चीज लगी कि बिहार के अंदर जो स्टूडेंट क्राउड है, जो क्राउड है ना, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए, बट उन लोगों के पास गाइडेंस नहीं है ना, उन लोगों के पास गाइडेंस नहीं है, उन लोगों के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, कोई समझाने वाला ही नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा मिसगाइडेड रहते हैं। लेकिन मुझे बच्चों के अंदर एक जज्बा जरूर दिखा कि सपने हैं, है ना। मतलब मैं आपको बताऊं, वहां एक लड़के से मैंने पूछा भाई तुम क्या बनना चाहते हो। अब वो पहले तो काफी शर्माया कि अरे नहीं बोलूंगा बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन बाद में वो बोला कि सर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। लिटरली मुझे इतना अच्छा लगा था सुन करके कि यार यहाँ का बच्चा सपने देखता है, बट हिचकिचाता क्यों है? क्योंकि यार अगर वो सपना पूरा नहीं कर पाया ना, तो जो उसके आसपास की सोसाइटी है, जो उसका फ्रेंड सर्कल है, वो शायद कहीं ना कहीं उसे रिडिक्यूल करेगा, उसका मजाक बनाएगा। इस चक्कर में वो लोग अपने सपने किसी से शेयर करने में घबराते हैं, ठीक है। और मेरे भाई, अगर आप लोगों को कोई भी अपने कॉलेज के अंदर ऐसा सेशन अरेंज कराना हो, आप चाहते हो कि मैं आपके कॉलेज के बच्चों से इंटरेक्ट करूं, तो मैं नंबर तो देता रहता हूं टेलीग्राम चैनल पे, उस पर कॉन्टेक्ट कर लिया करो, नहीं तो मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दिया करो, किसी पे भी मैसेज कर दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह। तो बिल्कुल ऐसा सेशन जैसे ही मेरे पास टाइम एंड बैंडविड्थ अवेलेबल होती है अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि देखो मेरे लिए ट्रैवल करना तो मेरे भाई फीजिबल नहीं है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, इतना हेक्टिक जॉब होता है ना कि आज मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया था इस सेशन से पहले। आप क्या मानोगे, ये जो इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन बना के लाता हूं ना, ये आज मैंने इस सेशन से 3 घंटा पहले बैठ के बनाई है। 3 घंटे लगे हैं, 1:30 बजे से 4:30 बजे तक ये प्रेजेंटेशन तैयार की और तब आपके लिए लाया हूं, ठीक है। और इससे हो क्या रहा है प्रेजेंटेशन तैयार करने से, कि हमारा जो कोर्स है वो काफी फास्ट ट्रैक हो जा रहा है। हर चीज अगर मैं लिख करके पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोग पक जाओगे वीडियो देखते देखते, अरे सर लिखे ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। और जो चीज हम 10 घंटे में कवर कर रहे हैं, इसी को 20 घंटा लगेगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं कि पहले मैं पूरा लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर करता हूं, और इस चीज में जाता है बहुत ज्यादा टाइम। आप ये सोचो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस मैं लेता हूं, लेकिन सबसे बेहतरीन पीपीटी के साथ और सबसे बेहतरीन तैयारी के साथ लेता हूं। अब ऐसा करने के लिए मेरे बंधु, तो सोच के देखो कितना टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। चलो आगे चलें, अब चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है स्विचिंग ट्रांजिएंट की। मेरे भाई पीपीटी मेरी कोई और नहीं बना सकता, मुझे को तो पता है तुम्हें क्या पढ़ाना है। अब मैं ऐसा कौन सा बंदा ले आऊं जो कि ये जानता हो कितना पढ़ाना है, कहां कितना बताना है और क्या बताना है। अगर इतना कोई होगा तो पढ़ा ही लेगा, सोच के देखो। चलो अब देखो क्या होता है, जब नो लोड पे बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर एक इंडक्टर की तरह काम करता है। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि देखो नो लोड पे आपका शंट वाला ब्रांच आप कंसीडर करोगे,
शंट वाला ब्रांच आप कंसीडर करोगे, उसमें क्या लगाओगे, एक रेजिस्टेंस और उसके पैरेलल में एक इंडक्टेंस, एक रेजिस्टेंस और उसके पैरेलल में इंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस में कौन सा करंट जाएगा आपका, देखो रेजिस्टेंस में कौन सा करंट जाएगा, IW, IW जाएगा ना मेरे भाई, और इंडक्टेंस में कौन सा जाएगा, I म्यू। अब ऑब्वियसली अगर I म्यू काफी बड़ा होता है IW से, तो आप ये रेजिस्टेंस इग्नोर कर दो, ठीक है, रेजिस्टेंस इग्नोर कर दो, तो क्या बचा, इंडक्टेंस, क्या बच गया, इंडक्टेंस, ठीक है। चलो भाई ये भी बात क्लियर हो गई। अब अगर कभी एक ट्रांसफॉर्मर को सडनली, अगर एक ट्रांसफॉर्मर को सडनली एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाए तो एक ट्रांजिएंट बनता है जिसे कि हम कहते हैं स्विचिंग ट्रांजिएंट। अगर एक ट्रांसफॉर्मर को सडनली एक AC सोर्स से, ठीक है, एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाए तो जब एक ट्रांजिएंट आता है दैट इज कॉल्ड एज स्विचिंग ट्रांजिएंट। और ये कब आता है, व्हेन ट्रांसफॉर्मर इज सडनली कनेक्टेड टू अ AC सोर्स। अब ये कैसा होता है स्विचिंग ट्रांजिएंट, देखो ऐसा होता है कि आप ना फ्लक्स को ऐसे लिख लो, CE⁻T/τ प्लस φm, यहां पे क्या लिखोगे, cos ω t लिख दो, चलो कॉस या साइन जो भी होगा। यानी देखो इसके अंदर एक स्टेडी स्टेट वाला पार्ट तो होता है, ये स्टेडी स्टेट वाला AC वाला पार्ट है, लेकिन ये पार्ट ना एक एक्स्ट्रा आ जाता है जिसे कहते हैं ट्रांजिएंट। और ये कॉन्सेप्ट ना आप नेटवर्क्स में पढ़ते हो, नेटवर्क्स में इस कॉन्सेप्ट का नाम है AC ट्रांजिएंट। यानी कि जब आप सडनली स्विच ऑन करते हो, ठीक है, जब आप सडनली स्विच ऑन करते हो तो एक ट्रांजिएंट वाली टर्म एक्स्ट्रा आती है आपके फ्लक्स में। अब इस कारण से क्या होता है, ओवरऑल फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। अब फ्लक्स अगर बहुत हाई होगा तो ट्रांसफॉर्मर कर जाएगा सैचुरेट, और ट्रांसफॉर्मर अगर कर गया सैचुरेट तो करंट आ जाएगा बहुत ज्यादा हाई। ये देखो ये फ्लक्स बहुत ऊपर चला गया, जिस कारण से ऑपरेटिंग पॉइंट देखो सैचुरेशन में एंटर कर रहा है। जब जब ये ऑपरेटिंग पॉइंट सैचुरेशन में एंटर कर रहा है आपका करंट बहुत ज्यादा हाई बन रहा है। इसी को पीकी वेव कहते हैं, इसी को पीकी वेव कहते हैं, समझ आ रहा है। जब जब ये ऑपरेटिंग पॉइंट सैचुरेशन रीजन में जा रहा है योर करंट इज बिकमिंग पीकी, योर करंट इज बिकमिंग पीकी। बात क्लियर हो रही है, सब लोगों को क्लियर हो रही है। आयुष साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, साइन ω t-30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्टेडी स्टेट लोड या स्टेडी स्टेट में कैसा फ्लक्स है, ठीक है। अरे मेरे भाई मैं अपनी पीपीटी खुद ही बनाता हूं, ठीक है। चलो अब देखो जो आपका इनरश करंट होता है, जो इनरश करंट है ना, जो ऐसा पीकी करंट है, मैंने आपको क्या बोला, जब फ्लक्स हाई होगा तो कोर सैचुरेट कर जाएगा, और अगर कोर सैचुरेट कर गया तो करंट बहुत ज्यादा हाई आएगा। वो करंट कहलाता है इनरश करंट। क्या कहलाता है, इनरश करंट। और इनरश करंट में सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। इनरश करंट और फॉल्ट करंट में यही डिफरेंस है कि इनरश करंट इज ऑलवेज रिच इन सेकंड हार्मोनिक, ठीक है भाई। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करो, इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करो मेरे भाई। अच्छा देखो, और इसको डिफरेंस किससे लेते हैं ना, इनरश और फॉल्ट का, ये हार्मोनिक बायस डिफरेंशियल रिले या हार्मोनिक रिस्ट्रेंट डिफरेंशियल रिले भी कहते हैं। क्या कर देते हैं ना, डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल रिले की जो एक कॉइल है रिस्ट्रेनिंग कॉइल, डिफरेंशियल रिले की जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है उसमें सेकंड हार्मोनिक फ्लो करा देते हैं। अगर सेकंड हार्मोनिक करंट में है तो माने इनरश करंट है, रिले काम नहीं करेगा, नहीं है तो इसका मतलब है फॉल्ट करंट है। एक ही सोचो ना, हाई करंट दो कारण से आ सकता है, फॉल्ट या इनरश। फॉल्ट आया तो सेकंड हार्मोनिक नहीं होगा, इनरश आया तो सेकंड हार्मोनिक होगा। तो पहले ये देखो क्या करंट हाई आ रहा है, हाई करंट आ रहा है, दो पॉसिबिलिटी है, फॉल्ट और इनरश। फिर देखो क्या सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है तो इनरश है,
जाने दो, ये तो आता ही है, लेकिन अगर फॉल्ट करंट है तो ट्रांसफॉर्मर को डिस्कनेक्ट कर दो। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई, ये क्वेश्चन ट्राई करो। अ सिंगल फेज एयर कोर ट्रांसफॉर्मर फेड फ्रॉम रेटेड साइनोसॉइडल सप्लाई इज ऑपरेटिंग एट नो लोड। द मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम द सप्लाई विल हैव द वेव फॉर्म। ठीक है, अभिषेक यहां हाफ वेव सिमेट्रिक वेव फॉर्म नहीं बनती है, यही तो बात है। इनरश करंट इज नॉट हाफ वेव सिमेट्रिक, इसी वजह से उसके अंदर ऑड इवन दोनों आते हैं। तो आंसर विल बी सी, क्योंकि एयर कोर के अंदर सैचुरेशन नहीं आएगा, कोर के अंदर सैचुरेशन नहीं आएगा, तो आंसर आएगा सी। अगर आयरन कोर होता तो आंसर आता डी, क्योंकि आयरन कोर विल सैचुरेट। तो देखो गेट वाले कितनी चालाकी करते हैं, उन्होंने ना यहां छोटा सा ये एयर इंसर्ट कर दिया। अब जो बच्चा हार्मोनिक एकदम बढ़िया तरीके से रट के गया होगा ना, उसको तो मतलब समझ रहे हो ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है कि आप ना एग्जाम से निकलोगे एकदम कॉन्फिडेंस से, एकदम जोर से, अरे भाई मैंने बना दिया, हार्मोनिक पढ़ के गया था, फोड़ दिया मैंने, एकदम मतलब ऐसी वाली फीलिंग आएगी, कुछ बहुत बड़ा करके आए हो। और दूसरे को समझाओगे जो सही करके आया, अरे तुझे पता नहीं था क्या पी की वेव फॉर्म आती है, तुझे ये पता ही नहीं था, अरे भाई इतना सिंपल है, ये तो मेरे को पढ़ाया था, मैंने पढ़ा था, ये वो सारी बढ़िया बढ़िया बातें कर दोगे। और बाद में जब वो बंदा समझाएगा कि भाई इस क्वेश्चन में एयर भी लिखा था, तब वो क्या होता है ना, तब वो बच्चे फिर बात नहीं करते किसी से, वो आगे डिस्कस ही नहीं करेगा आंसर, वो और कोई पेपर का कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस से निकल के आया था ना, वो क्वेश्चन हाथ से चला गया। अब वो हाथ से चला गया, अब उसके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी, यार ये तो गलत हो गया, बहुत जाने और कितने गलत होंगे, और कितने गलत होंगे, तो वो आगे का पेपर डिस्कस नहीं करता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए मेरे भाई बहुत मतलब ये समझ लो, गेट के अंदर ना क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत कम बच्चा ऐसा करता है, बहुत कम बच्चा। चलो अब ये तो हो गया भैया ट्रांसफॉर्मर का दी एंड। ठीक है, हार्मोनिक्स करा दिया मैंने आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर करा दिया, ठीक है, स्विचिंग ट्रांजिएंट करा दिया, इसके अलावा 3 फेज वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब करा दिया। तो एक तरह से ये सोचो, अगर 2-2 घंटे की 4 क्लास प्लस 1 घंटा इस क्लास का माने तो कितना, 9 घंटे। 9 घंटे में हमने ट्रांसफॉर्मर बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक कवर कर दिए। ठीक है, संपनर्स टेस्ट सिलेबस में नहीं है मेरे भाई। देखो मैं जितना यहां कवर करूंगा ना, वो सिर्फ गेट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, एक भी टॉपिक फालतू नहीं पढ़ाऊंगा जो कि आना नहीं है। ठीक है, जैसे देखो कल का लेक्चर ना डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन पढ़ाते हुए जैसे वाइंडिंग ड्रॉ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वाइंडिंग ड्रॉ करने का पॉइंट ही नहीं है, पूछा ही नहीं जाता, क्यों ड्रॉ करें जब आज तक गेट में आया ही नहीं वाइंडिंग ड्रॉ करने के लिए, तो वाई शुड वी ड्रॉ। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ वही चीजें कराने वाला हूं जो कि एक्चुअल में आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है भाई, चलो एनर्जी कन्वर्जन की बात करते हैं। एनर्जी कन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक है जो डीसी, सिंक्रोनस, इंडक्शन सबके लिए कॉमन कॉन्सेप्ट है कि कैसे एनर्जी इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जाती है या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल आती है। तो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस कौन सी होती है जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी को लेके जाती है, या फिर वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल लेकर के आती है। कोई भी डिवाइस जो ऐसा फंक्शन करे दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। लेकिन ऐसी डिवाइसेस के अंदर हमेशा यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल डोमेन के अंदर क्या यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये हो जाता है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों यूज होती है, बताओ। ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, why magnetic field is used in energy conversion? Why is magnetic field used in energy conversion? बताओ मेरे भाई, कोई रीजन। देखो क्या होता है, इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है ना, वो ये होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है ये। ठीक है, ये काफी कम होती है मैग्नेटिक फील्ड से। अब हम कहते हैं कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हाई है,
तो फॉर सेम एनर्जी वी नीड लेस वॉल्यूम। अगर डेंसिटी हाई है तो आपको वॉल्यूम कम पड़ेगी, और वॉल्यूम कम पड़ेगी तो मशीन का साइज भी कम आएगा। यानी जब जो मशीन मैग्नेटिक फील्ड पे काम करेगी कंपैरेटिवली उसका साइज कम बनता है एज कंपेयर टू द मशीन विच विल वर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड पे चीजें काम नहीं करती हैं। आप एडवांस लेवल पे जब पढ़ाई करते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे सिस्टम्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी चलते हैं। ठीक है, अब देखो बात आती है एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल की। तो एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड इट कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना बन सकती है ना बिगड़ सकती है। तो फिर जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर में देखो होता है मैकेनिकल इनपुट एंड इलेक्ट्रिकल आउटपुट। अब हम क्या कहते हैं, कोई भी एनर्जी मैकेनिकल में इनपुट हुई, अब इसमें आएंगे फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉस, है ना। फ्रिक्शन विंडेज लॉस क्या होते हैं? जो लॉस, कभी देखो दो सरफेस अगर रगड़ेंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन आएगा। तो रोटेटिंग मशीन में क्या होता है, शाफ्ट और बॉल बियरिंग्स इनके बीच का फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन के कारण जो भी हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज फ्रिक्शन लॉस। ऐसे ही जब शाफ्ट घूमता है तो उसके चारों तरफ की एयर उसे रोकने की कोशिश करती है, तो एयर जो फ्रिक्शन लगाती है उससे जो लॉस आता है दैट इज विंडेज लॉस। तो फ्रिक्शन विंडेज लॉस आया। कुछ एनर्जी मैकेनिकल में स्टोर हो गई। आप कहोगे सर स्टोर कैसे हो गई? स्टोर हो गई मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी। अब कुछ एनर्जी आई, कुछ वेस्ट हुई, कुछ स्टोर हुई, बची हुई किस में गई? मैग्नेटिक फील्ड में। बची हुई किस में गई? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेरे भाई। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो गई, अब इसमें भी कुछ वेस्ट हुई जो कि थे कोर लॉस, और इसके अंदर जो स्टोर हो गई वो थी WFLD। WFLD क्या है? जो स्टोर हो गई। कैसे सर? हाफ LI स्क्वायर। हाफ LI स्क्वायर स्टोर्ड एनर्जी होती है ना। अब बची हुई कहां गई? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में क्या आया? कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस। तो बची हुई मिल गई फाइनली। तो देखो जब एनर्जी एंटर करी सिस्टम में, सबसे पहले मैकेनिकल फॉर्म में एंटर करेगी तो वहां मैकेनिकल वाले लॉसेस आएंगे, फ्रिक्शन विंडेज, और स्टोरेज भी मैकेनिकल वाली आएगी। बची हुई एनर्जी जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ वो रख लेगी, कुछ लॉस करा देगी, बची हुई किसे दे देगी? इलेक्ट्रिकल को। इलेक्ट्रिकल में कॉपर लॉस आ गए, बची हुई कहां मिल गई? बची हुई कहां मिल गई? फाइनल आउटपुट पे। ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहां से क्या होता है, ये हो जाती है नेट मैकेनिकल एनर्जी ऐसा बोल दिया जाता है कि W मैकेनिकल, इसको ना WFLD की जगह WB कह देता हूं। WFLD प्लस W इलेक्ट्रिक। ये जो ब्रैकेट्स है ना इनको W इलेक्ट्रिकल वगैरह बोल रहे हैं। ठीक है, WFLD प्लस W इलेक्ट्रिकल। ये बात क्लियर है कि W मैकेनिकल इज WFLD प्लस W इलेक्ट्रिकल। अब प्रिंसिपल ऑफ मोटर, अब मोटर के अंदर यही कहानी उल्टी हो जाती है। बात सोच के देखो, मोटर में इलेक्ट्रिकल इनपुट आता है और बाहर क्या मिलता है? मैकेनिकल इनपुट। मैकेनिकल इनपुट, इलेक्ट्रिकल इनपुट आता है और बाहर मिलता है मैकेनिकल आउटपुट, और जनरेटर में मैकेनिकल इनपुट आता है और बाहर मिलता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट। अब देखो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रोल क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रिकल डोमेन में भी कुछ इफेक्ट दिखाती है, और थोड़ा इफेक्ट ऐसे दिखाती है मैकेनिकल डोमेन में। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है?
कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डोमेन्स को कनेक्ट करती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डोमेन्स को कनेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड। अब जनरेटर से मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, ठीक है, जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, मैकेनिकल से एनर्जी लेनी है और इलेक्ट्रिकल को एनर्जी देनी है, ठीक है, मैकेनिकल से एनर्जी लेनी है और इलेक्ट्रिकल को एनर्जी देनी है। तो मैकेनिकल से एनर्जी लेने के लिए बनता है डेवलप टॉर्क और इलेक्ट्रिकल को एनर्जी देने के लिए बनता है ईएमएफ। बात समझ आ रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, एक डोमेन से एनर्जी एब्जॉर्ब करना और दूसरे डोमेन को एनर्जी डिलीवर करना। अब ये कैसे करेगा, इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ एंड टॉर्क। अब देखो जनरली क्या होता है, टू एब्जॉर्ब एनर्जी one must oppose to deliver energy one must support, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए अपोज करना पड़ता है और डिलीवर करने के लिए सपोर्ट करना पड़ता है। अब जैसा मैंने आपको बताया जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को मैकेनिकल से एनर्जी लेनी है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, मैकेनिकल से एनर्जी लेनी है। एनर्जी लेने के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, मैकेनिकल में अपोजिशन देगी, क्योंकि उसे एनर्जी लेनी है। एनर्जी लेने के लिए क्या करेगी, अपोजिशन देगी। तो मैं कहता हूं इन केस ऑफ जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस मैकेनिकल डोमेन, क्योंकि मैकेनिकल से लेना है ना, तो कैसे अपोज करती है, डेवलप्ड टॉर्क अपोजेस ओमेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल को एनर्जी देना है, इलेक्ट्रिकल को एनर्जी देना है, तो ये सपोर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल को। समझो इसको, पोस्टमैन समझो। तो ये एनर्जी को लेके जा रही है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तो मैकेनिकल से ले रही है, मैकेनिकल से ले रही है, इलेक्ट्रिकल को दे रही है, ठीक है। ऐसे ही मोटर की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल से लेगी, इलेक्ट्रिकल से लेगी, तो यानी ईएमएफ अपोजेस आई, और मैग्नेटिक फील्ड मैकेनिकल को देगी, मैकेनिकल को अगर देगी मेरे भाई तो टॉर्क सपोर्ट्स ओमेगा, ठीक है, टॉर्क सपोर्ट्स ओमेगा। ये बात क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी एनर्जी लेनी है अगर आपको, या किसी भी मशीन को या किसी भी एलिमेंट को, तो इट शुड अपोज, ठीक है। और अगर कभी भी एनर्जी देनी है तो इट शुड सपोर्ट। तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट और अपोज कैसे करती है, इट सपोर्ट्स एंड अपोजेस इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ and in terms of developed torque, induced EMF and in terms of developed torque, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, दैट इज द मैकेनिकल वर्क डन। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, देखो जैसे एक रिले ले लिया जाए, रिले क्या होता है, जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगा देने से वी गेट द मैकेनिकल मूवमेंट। तो यहां जब आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगाओगे बाय क्लोजिंग दिस स्विच, तो ये जो इसकी मूविंग आर्म है ना, ये मूव करेगी। ये अभी ओपन है, ये क्या हो जाएगी, क्लोज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट्स आयरन। ये आयरन की बनी है और ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन को अट्रैक्ट करके आर्मेचर को क्लोज कर देगी। अब आर्मेचर अगर क्लोज हो जाएगा तो ये पूरा रास्ता बन जाएगा आयरन का। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, दैट इज फॉर क्लोज्ड पोजीशन, आयरन का बन गया। और ये जो लीनियर वाला ग्राफ है, दैट इज फॉर ओपन पोजीशन,
दैट इज फॉर ओपन पोजीशन। बात समझ में आ रही है? एक क्लोज्ड के लिए है और एक आपका ओपन के लिए है। ठीक है भाई। अब क्या होगा जब ये आर्मेचर ओपन से क्लोज जाता है तो ये ऐसे कर्व पे ट्रेवल करके जाता है। ये देखो ये ऐसे कर्व पे ट्रेवल करके जाता है। बात समझ रहे हो? इट ट्रेवल्स अलोंग द कर्व। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं मैकेनिकल वर्क डन क्या होगा, तो मेरे भाई आप कैसे बताओगे मैकेनिकल वर्क डन? आप बोलोगे कि सर मैकेनिकल वर्क डन ये वाला होगा, ये जो एरिया है ना ये वाला होगा, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स ड्यूरिंग द मोशन। तो हमेशा ये याद रखना, इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि भैया दो कर्व देके ये बता दो मैकेनिकल वर्क डन क्या होगा। ये डिराइव नहीं कर रहा हूं, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स देखोगे तो ये पूरा डिराइव किया है, पूरा डिराइव करके दिखाया मैकेनिकल वर्क डन कैसे आया। तो अभी के लिए बेसिक समझो, एक कर्व ओपन का बनता है, एक कर्व क्लोज्ड का बनता है, एक कर्व ओपन एक कर्व क्लोज्ड, और दोनों के बीच का एरिया क्या कहलाता है? मैकेनिकल वर्क डन। मैकेनिकल वर्क डन। ठीक है। अब बात है टॉर्क या फोर्स कैसे निकाला जाए, हाउ टू कंप्यूट द टॉर्क और द फोर्स। तो देखो क्या होता है, ठीक है, अब ये जो डी डब्ल्यू मैकेनिकल होता है ना, ये आता है माइनस डी डब्ल्यू एफ एल डी। वॉट इज डब्ल्यू एफ एल डी? दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी। ये एनर्जी क्या होती है? ये एनर्जी क्या होती है? हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ फाई इंटू एफ, ठीक है, हाफ साई इंटू आई, ठीक है, और हाफ एफ स्क्वायर बाय रिलक्टेंस, या फिर हाफ फाई स्क्वायर इंटू रिलक्टेंस। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। जो मैग्नेटिक मीडियम के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं WFLD। इस वजह से जो आपका टॉर्क आता है ना, टॉर्क आता है, आई मैं आपको ये क्वेश्चन से भी समझाऊंगा कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और फोर्स आता है ये ऐसी एक टर्म डिफाइंड होती है WFLD डैश। इसे कहते हैं को एनर्जी। ठीक है। तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब को एनर्जी और एनर्जी में क्या फर्क होता है? को एनर्जी और एनर्जी में, एनर्जी जो है ना कैसे आती है, ये जो एनर्जी है ना, दिस इज एरिया अबव मैग्नेटाइजेशन कर्व। मैग्नेटाइजेशन कर्व के ऊपर का एरिया है, और ये जो को एनर्जी है दिस इज एरिया बिलो मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक है, एरिया बिलो मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कोर आयरन क्यों हुआ ग्राफ में? मेरे भाई मैंने ये बोला अगर ये बंद हो गया तो ये फ्लक्स का पूरा रास्ता आयरन से जाएगा, इसीलिए ये वाला ग्राफ हमने आयरन का दिखाया। और अगर बीच में एयर रहता तो सैचुरेशन आता नहीं, तो ये ओपन वाला रहता। ठीक है। चलो कुणाल मेरे भाई, मैं कोशिश करूंगा कि कल आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आऊं। एक पेज मैंने आप सभी लोगों के लिए क्रिएट किया है,
वीडियोस और नोट्स का कंप्लीटली, उसके बारे में मैं आप लोगों को कल बताने का सोचता हूं। तो इफ आई हैव टाइम आई विल टेक अ हाफ आवर सेशन टुमारो। ठीक है, चलो अब ये पहला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो मैं समझाता हूं कैसे करते हैं डायरेक्ट करने की जगह। फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट शोन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स रिलक्टेंस इज ऑफर्ड एज्यूम टू बी ऑफर्ड बाय द एयर गैप अलोन। अगर एयर गैप ही बस रिलक्टेंस ऑफर करे तो ये बताओ कि कितना फोर्स प्रोड्यूस होता है। देखो मैं क्या कहता हूं, रिलक्टेंस है G बाय म्यू नॉट ए। अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि WFLD क्या होता है। ये होता है हाफ, ऐसे लिख सकते हो ना, अब देखो मेरे भाई जैसे ये मूव करता है, जैसे ये मूव करता है तो आपका एयर गैप बदलेगा ना। आपका क्या बदलेगा? एयर गैप। तो हम क्या बोल रहे हैं? एज मूवेबल पार्ट मूव्स एयर गैप चेंजेस। सो रेदर देन मेरे भाई कि उसका डिफरेंशिएशन x में करें, हम ये कह देते हैं फोर्स विल बी ठीक है, x की जगह g यूज कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी मतलब तो यही है ना कि जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वैसे वैसे आपका एयर गैप बदलेगा। देखो आ गया आंसर, आ गया भाई। कौन सा आ गया? डी आ गया ना। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पे ये चीज को समझना कि कैसे हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। आप कहोगे सर ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये माइनस साइन बस ये बता रहा है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज ट्राइंग टू रिड्यूस दैट एयर गैप, वो एयर गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए क्या आया है? माइनस साइन। अगर देखो प्लस आता यानी वो डिस्टेंस को बढ़ाना चाहता है, माइनस आया तो वो डिस्टेंस को घटाना चाहता है। अब इसी टाइप का देखो एक और क्वेश्चन। एन इंडक्टर इज डिजाइंड विथ 400 टर्न्स कॉइल ऑन एन आयरन कोर ऑफ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एयर गैप लेंथ। ठीक है, नेग्लेक्ट कॉइल रेजिस्टेंस, कॉइल कोर लॉस, आयरन रिलक्टेंस। फिर इसने ये बोल दिया आयरन का रिलक्टेंस इग्नोर करना है, यानी रिलक्टेंस सिर्फ किसका लेना है? एयर गैप का। एंड लीकेज ऑल्सो वी हैव टू इग्नोर। अब इसने क्या पूछा है? फाइंड द करंट इन द इंडक्टर। तो देखो मैं क्या कहता हूं कि रिलक्टेंस कितना होगा गैप का? गैप कितना है? 1 mm है ना। एरिया ठीक है, एरिया आया ये। तो ये आया मेरे भाई 497। अभी आप सोच रहे होगे सर ये क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इंडक्टेंस होती है n स्क्वायर बाय रिलक्टेंस। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 400 ना, 0.3216। रिएक्टेंस होती है ओमेगा एल। आप ये सोच रहे होगे कि मैं रिएक्टेंस वगैरह क्यों निकाल रहा हूं, तो एक बार देखो इसने हमसे पूछा क्या है। इसने करंट पूछा है ना इंडक्टर में, तो करंट कभी भी एसी सप्लाई पे अगर निकालोगे, आप एसी सप्लाई पे अगर निकालोगे तो करंट क्या होगा? V बाय एक्स। ठीक है मेरे भाई, लेक्चर पे ध्यान दो, अपना पॉलिटिक्स वाला पार्ट छोड़ दो। ठीक है, वो सब आप अपना पर्सनली अलग से डिस्कस करो, नॉट इन लेक्चर। अब इसके बाद देखो एवरेज फोर्स निकालना है।
एवरेज फोर्स निकालना है। अब फोर्स कैसे निकाला जाता है हम ये जानते हैं कि रिलक्टेंस हमारे पास आ गया, ठीक है, G बाय म्यू नॉट ए। एक बार रिलक्टेंस आ गया, अब आप क्या करोगे, आपको वोल्टेज पता है, आपको वोल्टेज पता है मेरे भाई, और कुछ डेटा दिया है इन्होंने, म्यू नॉट दे रखा है, एरिया वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, करंट वगैरह भी फिक्स थोड़ी ना रहेगा, करंट भी इस पे ही डिपेंड करता है। हाफ फाई स्क्वायर इंटू एस से जाएं अगर, तो आप क्या कहोगे, तो आप देखो फोर्स कितना लिखोगे, ये लिखोगे ना, जो अभी आपने निकाला भी था, ठीक है, ये लिखा आपने, अब फाई कितना होगा, अब बात है फाई कैसे निकालोगे आप, फाई निकालने का इजी मेथड क्या रहेगा, वी हैव द करंट, या तो ऐसा कर लेते हैं यार, इससे ना इजी मेथड से जाते हैं, हमारे पास इंडक्टेंस भी है, हमारे पास करंट भी है। देखो मैं कहता हूं इसको ना बेटर है ऐसे ले लो, फाई निकालने में ज्यादा मेहनत लगेगी। आंसर सेम ही आता है, ठीक है। अब यहां से इजीली आ जाएगा, फाई निकालने में ना दिक्कत आती है, एमएमएफ बाय रिलक्टेंस करना पड़ता, एन स्क्वायर आई स्क्वायर म्यू नॉट ए, बाय 2g स्क्वायर, जी स्क्वायर हो गया 10 की पावर -6, ठीक है मेरे भाई। मेरे भाई मुझे ये समझ नहीं आता बेसिक्स ऑफ हार्मोनिक्स क्या है। कोई भी अगर नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, सिंपल सी बात है, तो उसकी फोरियर सीरीज लिखी जाएगी, और फोरियर सीरीज अगर लिखी जाएगी तो वो बन गए हार्मोनिक्स। फोरियर सीरीज को ही तो हार्मोनिक्स कहते हैं मेरे भाई। अभी एक चीज बताओ, अलग अलग मशीन के अंदर रीजन अलग अलग होता है हार्मोनिक्स का, उनका एलिमिनेशन अलग अलग होता है, लेकिन हार्मोनिक्स तो क्या है, जस्ट द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, जस्ट एक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ही तो है, ठीक है मेरे भाई, समझ आ रही है बात। और ये अभी मेरे भाई ये बताओ, तुम एक चैट पे कमेंट लिख के भाग जाते हो, कभी ना उसके आगे तुम्हारा रिप्लाई आता, ना कभी उसके आगे इंटरेक्शन होता, बस एक अपना कमेंट है जिसको 10-10 बार चिपकाते चले जाओ, बस उतना अपना काम है, ठीक है। तो आंसर विल बी ए, ठीक है भाई। तो एनर्जी कन्वर्जन समझ आया। देखो एक चीज मैं और बता देता हूं, ये जो WFLD है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अबव द कर्व हमने बोला है, एरिया अबव द कर्व, तो कर्व बनता है साई और आई के बीच में, आई डी साई या फिर फाई डी एफ, ठीक है, आई डी साई या फिर फाई डी एफ। ये बात क्लियर हो गई। चलो तो मेरे भाई आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, डीसी मशीन कल से स्टार्ट कराऊंगा। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete,
crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.